हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी लेटेस्ट आप लोग का रिजल्ट आया हुआ था। बहुत सारे लोग टेंशन में, क्या करूं नहीं करूं। देखो, मैं अपनी तरफ से जो सेवा कर सकता हूं वो डायरेक्ट टैक्स की सेवा कर रहा हूं। और हाँ, पहले मेरा प्लान था कि नवंबर अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट करा दूं सीरीज़ को, लेकिन नहीं। अब मेरी फुल डेडिकेशन है कि मैं आपको, आपका एग्ज़ाम डेट है 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, 12-13, लेकिन उससे पहले ही मैं फुल 100% इनकम टैक्स आपके साथ डिस्कस करके दूंगा। ये फास्ट रेस नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, 100% आपका फुल सिलेबस है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी टीचर्स का 200 आवर्स के अप्रॉक्स कंप्लीट होता है। ये सीरीज में आपकी 100 to 150 120 आवर्स के अराउंड में कंप्लीट कर दूंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम टाइम पे फोकस करते हैं कि सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। आज के मोटिवेशन में मैं आपसे एक ही चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि देखो यार, लाइफ में अगर ड्रीम बड़ा देखा है तो उसकी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ किंग, यू हैव टू लर्न द स्किल ऑफ द किंग। अगर तुमको सीए क्लियर करना है, अगर तुम्हें टैक्सेशन में 100 मार्क्स चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए वो सभी स्टेप सीखने पड़ेंगे, वो सभी तरीके सीखने पड़ेंगे, वो सभी आपको आना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट आता है। एक तरीका है, सर मुझे BMW कार चाहिए लेकिन मेरी जेब में 10 रुपये नहीं है। आपको औकात बढ़ानी पड़ेगी, आपने आपको लिवर, अपनी किडनी, अपना घर, अपना लाइफ, सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आता है मेरे दोस्त, तब जाके रिजल्ट आता है। तुम्हें क्या चाहिए? ये यूनिवर्स, ये गॉड आपसे यही पूछता है, तुझे क्या चाहिए ये बता। सर मुझे ये चाहिए, हाँ 100 करोड़ चाहिए, ठीक है 100 करोड़ दूंगा, लेकिन क्या तुम इस लायक हो? ये यूनिवर्स, ये गॉड ये चेक करेंगे। इफ़ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, तो ये यूनिवर्स तुम्हारे पीछे लग जाएगा तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए। कहते हैं जो तख्त होता है ना, वो अपने शासक को खुद चुनता है। इट मीन्स ये यूनिवर्स आपको अपने आप सेलेक्ट करेगा इफ़ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मुझे नहीं पता फ्यूचर में आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज़ पता है, इफ़ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, अपने आप ये मुकद्दर तुमको सिकंदर जरूर बनाएगा। लेकिन रुकना नहीं है, हर हाल में आगे बढ़ना है, जीत के दिखाना है, इस बार सी रिजल्ट लाना है। ओके तो दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी में अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। अगर कोई पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया है, रेट्स पढ़ लिया है टैक्सेशन का, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट्स भी इंक्लूडेड है। उसके बाद हमने हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया है। आई थिंक 2 लेक्चर्स उसके हो गए हैं। दिस इज द थर्ड अराउंड लेक्चर, मुझे याद नहीं है नंबर, लेकिन अराउंड थर्ड होगा। बाकी थंबनेल पे और वीडियो की नंबरिंग में देख लेना कौन सा नंबर चल रहा है। हम कैसे पढ़ाई करते हैं, आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पहली बार इस लेक्चर में कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, हम क्लास में सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। मैं लिखवा के दूंगा आपको सारी चीज़ें, क्वेश्चंस करवा के दूंगा। आज बहुत सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हॉस्पिटलिटी पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो भी आप जाके शुरुआत से देखें। हम सारी चीज़ों को लिखेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, साथ के साथ रिवाइज करेंगे। और सर लास्ट मोमेंट पे कैसे रिवाइज करेगा, बहुत बड़ी टेंशन होती है। तो मैं हर चैप्टर के कंप्लीट होने पे उसके रिवीजन ऑडियोज आपको दे दूंगा। विद इन 20 to 30 मिनट्स आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करना था अनरियलाइज रेंट। क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज अनरियलाइज रेंट। रियलाइज मतलब होता है प्राप्त कर लेना, अनरियलाइज मतलब मैं प्राप्त नहीं कर पाया। यानी मालिक जो है, जो ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी का, वो चाहता है अपने रेंट को रिकवर करना, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो अपने रेंट को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये बैड डेब्ट की तरह ट्रीट होता है, ये बैड डेब्ट की तरह ट्रीट होता है। बैड डेब्ट का आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक कर देते हैं, दैट्स इट। आप क्या करेंगे, आपका एक्चुअल रेंट 1 लाख था, बैड डेब्ट्स हो गया 20,000, तो कितना आप दिखाओगे एक्चुअल रेंट, 80,000, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके तो बट इसकी 4 कंडीशंस होती है। क्वेश्चन में ऑलवेज लिखा रहेगा 4 कंडीशंस आर कंप्लाइड। ये कंडीशंस कंप्लाइड हुई है, ये कंडीशन कंप्लाइड हुई है, तब जाके आपको उसको देखना होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं क्वेश्चन, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा। आई विल शो यू क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्वेश्चन से ब्रेन ओपन होगा, और आज हमारे प्रैक्टिस का ही मुद्दा है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान देना। ऑल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, रूल 4। तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में, तो ऐसा आएगा। और अगर क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि भैया अनरियलाइज रेंट है, और ये लाइन अगर मेंशन नहीं है कि भैया रूल 4 के और कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर ये मेंशन नहीं है, तो या तो हम नोट डालेंगे कि सर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसके हिसाब से आंसर दो, या फिर हम ये नोट डालेंगे कि रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा।
दोनों पैटर्न है, कैसे आपको आंसर देना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए रूल 4 की कंडीशन क्या है। तो अनरियलाइज रेंट की रूल 4 की कंडीशंस को हम सीखने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले सीखेंगे अनरियलाइज रेंट की मीनिंग कैसे है। अगर मेरे से कोई पूछ ले, भैया दीदी या मेरा एग्जामिनर या फिर इंटरव्यू में ड्यूरिंग आर्टिकलशिप जब आप जाते हैं कि सर व्हाट इज अनरियलाइज रेंट, आइए लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख लिख के सारी चीज़ें याद करेंगे। आइए देखिए, इट मीन्स it means rent which is not recovered by owner। मतलब ऑनर क्या, ऑनर चाहता था मैं रेंट रिसीव ना कर पाऊं? नहीं, ऑनर चाहता था कि मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, किससे सर? सर फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट मतलब वो पापी इंसान जो मेरे घर में रह रहा है और मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है। ओके, इट इज ट्रीटेड लाइक बैड डेप्ट। आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे? बैड डेप्ट के तरीके से, बैड डेप्ट्स ऑफ रेंट। ओके सर, हम इसको, लेकिन बैड डेप्ट तो आपने मान लिया, तो क्या सर मैं एक्चुअल रेंट में से इसको घटा सकता हूं? आपने सुना होगा एक्चुअल रेंट की जब डेफिनेशन लिखी थी, एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। रिसीव्ड मतलब जो मिल गया, रिसीवेबल मतलब जो अभी नहीं मिला, मिल जाएगा, और अनरियलाइज रेंट उसको माइनस करते हैं। लेकिन सर ये बैड डेप्ट है, मैं इसे माइनस करना चाहता हूं, तो आपसे इनकम टैक्स कह रहा है, इनकम टैक्स लॉ याद है, चैप्टर 1 पढ़ा था, इनकम टैक्स लॉ कह रहा है रुक जाओ भैया, थमो। अगर रूल 4 सेटिस्फाई हो जाता है तो ही आप कंडीशंस को, तभी आप बैड डेप्ट को ट्रीट करोगे, यानी तभी आप इसको अनरियलाइज रेंट को लेस करोगे। तो अनरियलाइज रेंट क्या है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इट इज लाइक अ बैड डेप्ट। तो एग्जाम में दिख जाएगा तो हम इसे क्या मानेंगे? बैड डेप्ट। और बैड डेप्ट को हम क्या करते हैं? एक्चुअल रेंट में से हम इसमें से लेस कर देंगे। कैसे होता है? क्वेश्चन अभी जस्ट नाउ इस कॉन्सेप्ट के बाद में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो आप यहां में लिखेंगे इट इज डिडक्टेबल, डिडक्टेबल only if following 4 conditions are satisfied। are satisfied, इसमें आप ब्रैकेट में डाल देना रूल 4। इसको हम क्या बोलते हैं? रूल 4। इसको हम क्या बोलते हैं? रूल 4। सर ये क्या कंडीशन है? सर 4 कंडीशन है। सर कौन सी 4? ओके बताने जा रहा हूं सर। पहली सर टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। देखो एक वर्ड होता है बोनाफाइड, एक होता है मेलाफाइड। बोनाफाइड मतलब अच्छा इंटेंशन, गुड इंटेंशन, और मेलाफाइड क्या होता है कि गलत इंटेंशन से। भाई मैंने उसको अपना किराएदार बनाया, मेरा इंटेंशन साफ था कि वो भैया आएंगे, वो क्या, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, दिस इज द गुड इंटेंशन। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, गुड इंटेंशन, बोनाफाइड। और रावण आता तो क्या आप बोलते हैं? ये मेलाफाइड था कि बोनाफाइड? नहीं नहीं, ये मेलाफाइड था, वो अनइंटेंशनली आया था। रावण आया, माता सीता को उठा के ले गया, राइट? आप सबने कहानी सुनी है, तो वो मेलाफाइड था। बोनाफाइड मतलब हम जानबूझ के, इंटेंशनली, हमें पता है कि ये रहेगा और पैसा देगा। बोनाफाइड हमें पता है और हम ये जानते हैं, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हमें पैसा देके जाएगा। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? कि आप उसे रूम की चाबी तो दे रहे हैं, लेकिन ये सोच के दे रहे हैं कि भैया वो हमें पैसे देगा, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, हमें पैसा कमा के मिलेगा। ओके, बोनाफाइड। ठीक है, सेकंड लिखेंगे आप, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड सच हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड सच हाउस प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या कि भैया अब जो जिससे आप पैसे मांग रहे हो, ऐसा ना हो कि वो आपके घर में रहता हो, वो आपके घर में रह भी रहा है और आपको पैसे दे भी नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे मकान मालिक? या तो पैसे लो या उसको घर से भगाओ।
आप बैड डेब्ट तब मानेंगे जब आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसका इल्जाम क्या था कि वो पैसे नहीं दे रहा, यानी यू आर अ प्योर प्रोफेशनल कॉमर्शियल पर्सन जो पैसे के लिए किसी की भी वाट लगा सकता है। तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे वरना घर खाली कर। तुमने एक लाइन सुनोगी, पैसा दे वरना घर खाली कर, उसको लिख लो, एक बार लिख लो यहाँ पे ना, लिख लो, याद रहेगा, एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करो याद रहेगा। पैसा दे, लिखो, पैसा दे वरना घर खाली कर। कहने का मतलब क्या कि भाई देख, आई एम सो प्रोफेशनल, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा दे वरना घर खाली कर। तुमने उससे घर खाली करवा लिया, अब चाबी तुम्हारे पास है, घर में कोई नहीं रहता, वो घर अब खाली है। ओके, टेनेंट शुड हैव वैकेटेड सच हाउस, वो घर खाली कर चुका है। नाउ थर्ड, सच tenant should not occupy any other house property of same SSC। बोलने का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ऐसा ना हो कि आपने एक घर खाली करवाया और उसको दूसरा घर पकड़ा दिया। मतलब आप इनकम टैक्स ऑफिसर को बेवकूफ बनाना चाह रहे हो। इनकम टैक्स ऑफिसर बेवकूफ नहीं है, वो कह रहा है भाई तुमने एक घर खाली किया, दूसरा क्यों दिया उसको, जो तुम्हें पता है पैसे नहीं आने वाले, तो तुम बार बार उसको अपना घर क्यों दे रहे हो, भगा दो उसको घर से, निकल जा मेरी जिंदगी से। इसका मतलब क्या हुआ, निकल जा मेरी जिंदगी से, लिख लो। मालिक क्या बोला, निकल जा मेरी जिंदगी से। मतलब ऐसा ना हो कि तुम एक पॉकेट खा उसको हटा के दूसरे पॉकेट में रख रहे हो ना, कोई रिलेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, पैसा बाबू भैया पैसा। ओके, देन द लास्ट स्टेप नंबर 4 इज रीजनेबल स्टेप्स। should be taken, reasonable steps should be taken for recovery of, for recovery of unrealized rent। ठीक है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने उस अपने पैसे वसूलने के लिए अपनी जी जान लगा दी। मैंने वसूली भाई को बुलाया था, वसूली भाई, वसूलो भाई, ए चल इसके पैसे निकाल, चल पैसे निकाल वरना तेरी भी बच्ची को किडनैप कर लेगा। मैंने हर एक कोशिश की, मैं दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, सॉरी ऑन माय साइड, सबसे बड़ा गुंडा बना, सबसे बड़ा निकम्मा बना, सबसे बड़ा जाहिर बना, सबसे बड़ा गवार बना। आई विल ट्राई ऑल स्टेप्स कि मेरा पैसा वापस आ जाए, बट पैसा नहीं मिला। तो अब इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स लॉ, कि ठीक है तूने कोशिश की ना, तूने साम दाम दंड भेद लगाया ना, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया ना, नहीं मिला ना, वैसे चल ठीक है, इट्स अ बैड डेब्ट, अब तो एक्चुअल रेंट में से इसको लेस कर लियो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना एक्चुअल रेंट का, एक्चुअल रेंट इक्वल्स टू रेंट रिसीव्ड माइनस रेंट रिसीवेबल माइनस, ओ सॉरी ये तो है तो प्लस होता है, माइनस आपका अनरियलाइज रेंट। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, बस रिकॉल करा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों था। ठीक है सर, इसके कुछ क्वेश्चंस कराओ ना, बिल्कुल आ जाते हैं सर, आओ सर, आपने लिखवाया नहीं अभी, लिखने का टाइम देंगे सर, चिंता क्यों करो आप। अब समझ में आया आपको कि ये फुल सिलेबस होते हुए भी इतना फास्ट क्यों है, क्योंकि हम कहीं टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट फोकस करना है टारगेट पे। विद इन फ्यू आवर्स यू कैन कंप्लीट योर चैप्टर। जितने मेरे बच्चे कहाँ हो तुम, ओके चलो महेश का क्वेश्चन देख लेते, आओ। महेश हैज अ प्रॉपर्टी, महेश हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is 250 lakh per annum।
म्युनिसिपल वैल्यू शिफ्ट और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर किसी को ये बुक लेनी हो जो आप पढ़ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके अपनी बुक जो है वो इनरोल कर सकते हो, आपको बुक हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगी। इसमें आपकी सारी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस है, जैसे ये आप पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, ये देखो कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको लिखवाया ना, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर ये सारा मैं कैसे लिखूंगा जो आप पढ़ा रहे हो, मेरे को और कम टाइम में पढ़ना है, 30 to 40 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये देखो मैंने सारी चीज़ें पहले ही आपकी बुक में डाल दी है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे forced tenancy is bona fide, defaulting tenant has vacated, defaulting tenant is not occupation, assessee has taken all reasonable steps। अगर तुम्हें टाइम बचाना है, तुम्हें लिखने का मूड नहीं है और बोथ ग्रुप दे रहे हो या फिर ग्रुप 1 दे रहे हो लेकिन टाइम नहीं है, सोचते हो 30 to 40 आवर्स में डीटी हो जाए, तो फिर बुक के साथ करो, ठीक है। और टाइम है और आराम से तुम्हें अटेम्प्ट देना है जैन का या मे का, तो तुम मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया महेश वाला भाई, ये रहा। Mesh has a property whose municipal value is 250, okay, per annum, okay baby. Now their fair rent is 2 lakh, so whichever is higher is 2,50,000. Now the standard rent fixed by the rent control act is 2,10,000, so 250 or 210, whichever is 210. Property was let out for a rent of 20,000 per month. अगर 20,000 पर मंथ है तो 12 मंथ का कितना हो गया मेरे दोस्त, 2,40,000, okay. Now the tenant vacated the property on 31st March, 31st March को उसने वैकेट कर दिया, तो जैन फेब एंड मार्च 3 मंथ अनऑक्यूपाइड रहा, यानी 20,000 मल्टीप्लाई में 9, मेरा ऑक्यूपाइड कितना रहा 1,80,000, मेरा स्टैंडर्ड रेंट कितना है 210, यानी एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 210 आ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट 210, अगर पूरे ईयर फुल ईयर अगर ऑक्यूपाइड रहता तो कितना मिलता है 240, यानी मेरा जो 180 आ रहा है ड्यू टू क्यों आ रहा है, वैकेटेड, ड्यू टू क्यों आ रहा है, वैकेटेड रहा, इस वजह से 180 आया, वरना मेरा रेंट 240 पूरा रिसीव होता, विच इज हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट। इस बात का लॉजिक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है, इसीलिए कह रहा हूँ डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखो, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लो, उसके बाद इसको करना, ठीक है। नाउ कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट वाज 20,000, जो नहीं मिला वो 20,000 था, जिसपे हमने क्या किया, रूल 4 सेटिस्फाई हो गया। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, अगर वो 8% भी बोलता तो हमें पता था कि ये म्युनिसिपल वैल्यू है, तो 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, दिस इज 250। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 65,000 ऑफ द ईयर, ओके। तो भैया इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बताया 180 आ गया सर, जी भी हमारा 180, फिर 8% म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा सर, 8% ऑफ 2,50,000, दिस इज 20,000, दिस इज 1,60,000। नाउ 30% ऑफ एनएबी, दिस इज 48,000, और आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कितना था सर 65,000। क्योंकि ये लेट आउट है तो लेट आउट में कभी भी 2,30,000 की लिमिट नहीं होती, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं या फिर डीम टू भी सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं उसके अंदर आपकी लिमिट लगती है, कितनी सर 2,30,000 की। तो ये आपका आ गया 1,13,000 और हाउस प्रॉपर्टी आ गया सर 47,000। यहाँ पे पहले वाले स्टडी मेट में ये नहीं था, नया जो स्टडी मेट है उसमें अल्टरनेटिव दे रखा है। अल्टरनेटिव क्या कहता है, इफ एज पर द इनकम टैक्स अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएबी, कि भैया अनरियलाइज रेंट को आप जीएबी से लेस कर रहे हो, देन जीएबी कितना हो जाएगा सर 2 लाख। वो कह रहा है सर जीएबी, आपका जीएबी जो है वो कह रहा है सर 2 लाख है, अनरियलाइज रेंट इज रिड्यूस फ्रॉम जीएबी, कि अगर आप जो अनरियलाइज रेंट है उसको आप जीएबी में से लेस कर देते तो आपके पास जीएबी जो होता वो 2 लाख होता, कितना होता सर 2 लाख, ठीक है। अब वो कह रहा है बीइंग द एक्चुअल रेंट, सिंस द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000। अब देखो ये हो गया 210, वो कह रहा है कि सर ऐसे तो 210 से कम हो गया ना ये वाला, उसकी वो बात कर रहा है। ओइंग टू वैकेंसी देयर आफ्टर अनरियलाइज रेंट इज 20,000 एंड म्युनिसिपल टैक्स इज 20,000 वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएबी, तो हम जीएबी से लेस करते जो तो एनएबी आता आपका 160। तो कह रहा है अल्टरनेटिव स्टेप भी आप चाहो तो ले सकते हो, सर हमें तो यही वाला अच्छा लग रहा है, आप यही वाला कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बट आप सजेशन में नोट डाल सकते हो कि देयर इज एन अल्टरनेटिव वे, तो इसको आप पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था जो हाथों हाथ में आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ लिखा है मिस्टर नारद सोल्ड हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मार्च 2023, इन जून 2023 he recovered rent of 10,000 from Mr. Gaurav.
to whom he had let out his property for 2 years. Who had let out his property, वो अपनी प्रॉपर्टी को let out कर रहा है सर, कहता सर for 2 years from April 2017 to 2019. He could not realize 2 month rent of 20,000. उसे 20,000 का रेंट जो है वो नहीं मिला अभी तक from him, and to the extent his actual rent was reduced while computing income the house property of 2019-20. कह रहा है कि सर वो जो रेंट उसे नहीं मिला था वो उसको लेस ऑलरेडी कर चुका है, वो उसे बैड डेब्ट ऑलरेडी मान चुका है. फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 2019 टू 2023 टू मिस्टर सतीश. उन्होंने सतीश को दे दिया इन अप्रैल 2021. ही हैड इंक्रीज द रेंट 12,000 टू 15,000 पर मंथ एंड द सेम वाज सब्जेक्ट मैटर टू द डिस्प्यूट. तो भैया मैंने कह रखा है रेंट जो है 12 से 15 होगा, डिस्प्यूट चल रहा है, नहीं मैं 12 दूंगा, कह रहा है मैं 15 लूंगा, ऐसे करके. In September 2023, the matter was finally settled by Mr. Narad. Received 69,000 arrear of rent. उसको arrear of rent भी मिल गया 69,000. कह रहा है would recovery of unrealized rent and arrear of rent taxable in the hands of Mr. Narad. क्वेश्चन है क्या जो unrealized rent उसको मिला या फिर arrear of rent मिला, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर unrealized rent मिलता है या फिर arrear of rent, मतलब जो रेंट पहले नहीं मिला था वो इस साल मिला है, क्या करोगे आप उसे? आप उसे इनकम मानोगे कि नहीं मानोगे, आपसे पूछा गया है. ठीक है, तो इसी के ऊपर उसने बताया कि देखो आपका अनरिलाइज रेंट था 10,000 मिल गया आपको, एरियर ऑफ रेंट मिल गया, टोटल हो गया 79,000. अब जितना भी मिल गया उसमें 30% का एनएवी आप क्लेम कर लो, 30% का एनएवी आप क्लेम कर लो. सर हमारे कुछ खर्चे हुए थे, 30% दे तो रहा हूँ मैं, कितना खर्चा हुआ था, वी डोंट केयर कितना खर्चा हुआ था, जितना भी खर्चा हुआ था हम 30% तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, 30% का एक्सपेंस अलाउ है, तो 30% हमने अलाउ कर दिया क्योंकि हम एज पर 24A, ठीक है 24A हम 30% अलाउ करते हैं, हमने कर दिया. तो दिस इज योर इनकम इन द हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, ये बात आपके कॉन्सेप्ट में भी लिखी हुई है. कहाँ है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन 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 यस, एरियर रेंट. एरियर रेंट क्या होता है सर? मींस रेंट अंडर डिस्प्यूट, जिस पे अभी कोई डिस्कशन चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं भैया 15, हम कह रहे हैं सर हमें 15,000 चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं जी 12,000 दूंगा, तो 5969 जो भी था उसको मिला. तो कह रहे टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट और रियलाइजेशन, ये उस साल में टैक्स लगेगा जिस साल में आपको पैसे मिले. तो जिस ईयर में आपको पैसा रिसीव हुआ उस ईयर में आपको टैक्स देना होगा. तो जो भी होगा रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड उस पर आप 30% का डिडक्शन ले लोगे. टैक्सेबल इवन इफ असेसी इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. सर मैंने तो प्रॉपर्टी बेच दी, अब मेरे पास तो प्रॉपर्टी है भी नहीं, आई एम नॉट द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? कुछ नहीं भैया, आपको टैक्स देना होगा, आपको टैक्स देना होगा. फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसीप्ट एंड रियलाइजेशन. ओके, तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख लेते हैं. ठीक है, हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे. सर क्वेश्चन कराओगे? हाँ, अभी 2 क्वेश्चन हमने किए, अभी और करेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त. सर आपकी लेक्चर की सबसे अच्छी बात क्या है सर? ये है कि आप बकवास नहीं करते, आप डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाते रहते हैं. ओके, थैंक यू. एक सेकेंड, राइट 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 राइट, या तो हमने क्या सीखा अभी? एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या है? रेंट अंडर डिस्प्यूट. एक सेकेंड, महेश का क्वेश्चन कर लिया था हमने, या एक पॉइंट लिखो, एरियर ऑफ रेंट. व्हाट इज एरियर ऑफ रेंट? एरियर ऑफ रेंट का मतलब होता है रेंट अंडर डिस्प्यूट. रेंट अंडर डिस्प्यूट मतलब ये वो रेंट है जिस पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, इसकी अभी प्रॉब्लम डिस्कशन सॉल्व नहीं हुई है, इस पे भी डिस्प्यूट चल रहा है. ओके, रेंट अंडर डिस्प्यूट. तो सर क्वेश्चन है, व्हाट इफ एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट received by owner. Received, अगर ऑनर को वो पैसे मिलते हैं तो क्या होगा? तो इसको आप लिखोगे टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल इवन इफ assessee is not the owner of the property in the financial year
कौन सा ईयर ऑफ रिसीप्ट एंड रियलाइजेशन। सर टैक्स तो देना पड़ेगा सर। सर मैं मालिक नहीं हूं तो भी टैक्स देना पड़ेगा। सर मैं मालिक हूं तो भी टैक्स देना पड़ेगा। सर लेकिन कितना टैक्स, कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? आप देंगे टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट स्लैश रियलाइजेशन, जो भी है, ठीक है, लेस 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड रियलाइजेशन। जितना ही मिला है उसका 30% आपको लेस हो जाएगा, फिर आपको देना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल समरी ऑफ दिस टॉपिक। 25A सेक्शन का नाम क्या है? 25A। तो आप इधर डाल सकते हैं अनरियलाइज्ड रेंट अंडर सेक्शन 25A। अब तुम इस नोट की समरी बना लो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है मैंने मेहनत से आपको सिखाया पूरे डेडिकेशन के साथ, विद इन 30 मिनट्स तुमने 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कर लिया, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे मेरे दोस्त प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है, डेडिकेशन चाहिए मुझे भी आपके लिए। एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कराना, वो भी फुल डेडिकेशन के साथ विद क्वेश्चंस बैंक के साथ, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको आप चाहते हैं मुझे थोड़ी सी दुआएं मिले। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार। एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर दे। और जो भी दोस्त टैक्सेशन परेशान है, आपका दोस्त जो भी सेल्फ स्टडी कर रहा है, प्लेलिस्ट और वीडियो जरूर रेफर करें उसको, ठीक है। और कमेंट में जाके जो भी डाउट आपका आ रहा है आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी रिकॉर्ड होगा उससे पहले मैं आपका डाउट रिकवर कर लूँगा। लिखते लिखते बात कीजिए प्लीज़। सर लिख तो हम बाद में भी लेंगे ना, प्लीज़ अभी पढ़ा दो बस। बेटा लिख लो अभी, क्योंकि बाद ना कभी आता नहीं। मैंने ज़िंदगी में यही सीखा, बाद कभी आता नहीं। जो है अभी है, इसके बाद कभी कुछ नहीं है। यही मौका दिया ईश्वर ने, यूज़ कर लो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कौन बड़े हो फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए ताकि हम अपनी सक्सेस रेट को हाई करें और इस बार रिजल्ट पॉकेट में, ठीक है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओके जी, वी हैव सर क्वेश्चन सर। हाँ पूछो ना बेटा, पूछो। अरे तुम्हें छोड़ो क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें डाउट आएगा ही नहीं। आइए अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, अभी अपने आप आपका मूड बन जाएगा। अच्छा सर, और जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये टेस्ट में आपको पूछने वाला हूँ, फिर आप बाद में मत बोलना सर बताया नहीं था। मैं टेस्ट में ये क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, और जैसे हाउस प्रोपर्टी का टैक्स होगा बेसिक और इसका जो टैक्स है साथ में हो जाएगा, उसमें एमसीक्यू भी मैं डालूंगा कि ये क्वेश्चंस तुम्हें एज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, रुद्रा हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन is 1,30,000, okay, and fair rent, ध्यान सुनना, and fair rent is 1,10,000, तो whichever is higher 130, okay, and the standard rent fixed by the rent control is 120, तो 130 और 120 whichever is lower 120, this is your expected rent. The property has let out rent is 11,000 per month, तो 11,000
पर मंथ मल्टीप्लाई में 12, कितना हो गया सर? इट्स 1,30,000। कितना हो गया सर? एक सेकेंड, रट्टा नहीं मार रखा यार, कॉन्सेप्ट अप्लाई तो करना पड़ेगा। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? जरा जवाब दो मुझे फटाफट फटाफट फटाफट। 11,000 मल्टीप्लाई में 12, 1,32,000। सही बोल रहा था यार मैं। ओके, तो 132 और एक्सपेक्टेड विच एवर इज हायर 132। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो कहानी आगे बढ़ी एंड ऑल द कंडीशन कहते हैं थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर अनरियलाइज्ड रेंट इज 11,000 भी रह गया। तो 132 में से 11,000 अगर लेस कर देंगे तो हमें मिला कितना? 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 121 हमें रिसीव हुआ। ओके, एंड ऑल द कंडीशन रूल 4 आर सेटिस्फाइड। तो रूल 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई थी। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो 10% ऑफ वन म्युनिसिपल वैल्यू इज 13,000। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरेड कैपिटल वाज 40,000 फॉर द ईयर। क्योंकि ये लेट आउट है तो मैं 30,000 और 2 लाख लिमिट नहीं चेक करूंगा। ओके, कंप्यूटर्स इनकम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, इन्होंने जे भी निकाली सर 121 कैसे आया? मैंने भी आपको बता दिया 121 कैसे आया। 132 था लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट था तो हमने लेस कर दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ दिस तो 13,000, 1,08,000 आ गया। 13% ऑफ एनईवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000, दिस इज 72,400, 35,600। ठीक है, अल्टरनेटिव जो मैंने आपको गाइड किया था वही अगेन है, आप चेक कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3 और करते हैं, आइए। और ना ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूँ, अगर तुम्हें सच में पास होना है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे रिटर्न वे में सॉल्व होने चाहिए सारे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। पूनम हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बैंगलोर। शी स्टे विथ हर फैमिली इन द हाउस। वो खुद रहती है, तो क्या हो गया सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ और ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जेबी क्या होगा? निल होगा। एनएवी क्या होगा? निल होगा। और एनएवी अगर निल है तो 24A 30% ऑफ एनएवी ऑल्सो निल। तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन को हमें समझना होगा। द रेंट सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000। तो सर ये कहानी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल वैल्यूज 280, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगिन वाज द लोन 20 लाख। हाँ, मेरे लिए लोन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया उन्होंने लोन लिया था 20 लाख का एसबीआई से 9% का। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट हो गई 30 नवंबर 2019। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज 3,60,000। तो टोटल उन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया है सर? 3,60,000। खुद ही बताया, मुझे कुछ नहीं करना। नाउ पूनम पेड 250 विच इंक्लूड 180 एज ए इंटरेस्ट। उसने कहा कि इसमें से उसने टोटल पे किया था 240 जिसमें से 180 इंटरेस्ट का है। तो ये क्या हो गया सर? करंट ईयर का इंटरेस्ट। तो सर बचा हुआ इंटरेस्ट कितना हो गया? इसमें मतलब एक्यूमुलेटेड 360 है, राइट? एक्यूमुलेटेड 360 है और 180 जो है मेरा करंट ईयर का है। मैं आपको और प्यार से बताता हूं, ऐसे भी मत करो आप। इसने बोला कि ध्यान सुनो, 3,60,000 जो इंटरेस्ट है वो है अप टू 31 मार्च 19, राइट? एंड इस साल में 180 एज ए इंटरेस्ट उसने पे किया है। तो इस साल का जो इंटरेस्ट पे किया है वो कितना हो जाएगा सर? फुल अलाउड, ठीक है। और जो 360 है डिवाइड बाय जब तुम 5 करोगे तो दिस विल अराउंड 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, तो 72,000 आएगा। तो जब तुम ऐड करोगे 180 प्लस 72,000, माय डियर फ्रेंड, दिस इज 2,52,000 जैसा कि क्वेश्चन ने तुम्हें बताया। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 एंड 2 लाख की लिमिट्स लग जाती है, इसलिए मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर सकते हो? 2 लाख, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन था आपका फुल्ली 100% किसके लिए? कैलकुलेशन पर्पस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना सेक्शन 24, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 जाके मार्क कर दो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 6 और पूनम नाम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। पूनम को क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसी की, पूनम की दीदी एक लक्ष्मी जी, आइए उनका क्वेश्चन करते हैं। सर कितने क्वेश्चन कराओगे आज? आज क्वेश्चन डे है भाई, फुल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्टडी मेट का क्वेश्चन, श्रीमती लक्ष्मी owns a house property at Adya Nagar in Chennai. The municipal value of property is 5 lakh.
5 लाख, फेयर रेंट इज 420, तो विच एवर इज हायर 5 लाख, बट सब्जेक्ट टू 480, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा 480। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, लेट आउट है तो 30,000 और 2 लाख की लिमिट नहीं आती। 50,000 पर मंथ, तो 50,000 पर मंथ इट मीन्स मल्टीप्लाई में 2 यानी 6 लाख आएगा। ओके, तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर एक्चुअल रेंट इफ देर इज अ नो वैकेंसी अप टू दिसंबर 2013। तो भैया हमें 50,000 मिले हैं लेकिन 9 मंथ के, तो 450 मिले हमें, 4,50,000। ओके, देयर आफ्टर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी, श्रीमती लक्ष्मी यूज द हाउस फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन, तो भैया उसके ना बाकी जो है सेल्फ ऑक्यूपेशन आ गया। अब याद रखना अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, यहां पे एक केस आता है कि तुमने अगर एक दिन के लिए भी घर यूज कर लिया, तुमने अगर एक दिन के लिए भी घर यूज कर लिया, तो फिर उस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट ही मानेंगे। अब देखो यहां पे दो केस हो गए, एक होता है टाइम वाइज, एक होता है एरिया वाइज। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाना चाहूंगा आपको। आइए मैं ना कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ आपको, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, लक्ष्मी जी के वाले क्वेश्चन पे। उसके बाद आप मुझे बता दोगे जवाब। लिखिए लिखिए, कई बार जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वो पार्टली लेट आउट होती है। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक है एरिया वाइज और एक है टाइम वाइज। एक है एरिया वाइज। एरिया वाइज में क्या होता है, सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, यानी एक हाउस है, मान लो उसमें 3 फ्लोर है, तो हो सकता है वो एक पे सेल्फ ऑक्यूपाइड करता हो और 2 पे उसने क्या ऐसे दे रखा हो, लेट आउट दे रखा हो। या फिर वो और बोल सकता है कि सर 100% में से 25 में मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हूं। एक सेकेंड, सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। एक प्रॉपर्टी में मैं खुद ऑक्यूपाइड करता हूँ 75%, बाकी जो 75% है उसको मैंने लेट आउट कर रखा है। तो लेट आउट में क्या हो सकता है, या तो पूरा घर लेट आउट कर रखा है या फिर कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ लेट आउट है। ठीक है, लिखिएगा यहां पे, इफ सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी is let out and remaining is self occupied, मान लो कुछ हिस्सा वो खुद यूज करती है, then let out portion is treated as deemed to be let out property. If some area of property is let out and remaining is less self occupied, then the let out portion is treated as ऐसे नहीं लिखते, let out portion is treated as let out property, सॉरी ये गलत हो गया, let out property and self occupied is treated as सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी आप सिंपल सी कैलकुलेशन करो कि मान लो 3 फ्लोर है, अगर 50,000 50,000 50,000 मिल लेती है तो हमारे 2 फ्लैट लेट आउट हैं, तो 2 की इनकम कैलकुलेट करो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन सर फ्लैट अगर 3 है और आपका 30,000 का म्युनिसिपल टैक्स आया तो क्या करोगे, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3, एरिया वाइज उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इन दिस केस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस
interest on loan should be divided between self occupied property and let out property on area basis, on area basis। ये वाली बात क्लियर हुई कि अगर जो लेट आउट असेट डीम टू बी लेट आउट या फिर लेट आउट ही रहने दो, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब एक ही प्रॉपर्टी के दो पोर्शन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वाइज। सर 4 हाउसेज हैं, एक लेट आउट है, 3 मतलब एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 3 लेट आउट है, तो 3 लेट आउट को 3 लेट आउट की तरह पहले सबका एरिया अलग अलग कैलकुलेट कर लो और उनकी पोर्शन अलग अलग कैलकुलेट कर लो, फिर कैलकुलेट कर लो। नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, क्वेश्चन के साथ करेंगे। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, 40,000 का एक्चुअल रेंट है, ठीक है, 50,000 का लेट्स सपोज म्युनिसिपल रेंट है, एक्चुअल रेंट म्युनिसिपल रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट इज योर 30,000, ये इसको भी 40,000 रख लेते हैं, विच एवर इज हायर 50,000 और 40,000 विच एवर इज एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा रिलेटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो ये कितना हो गया सर 40,000। तुम नॉर्मल ये करते हो, अगर मैंने कहा 1/4 इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इन सभी में 3/4 जो होगा वो क्या हो जाएगा सर लेट आउट, और 1/4 क्या हो जाएगा सर सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी 40,000 में आपको कैलकुलेशन अलग अलग दिखानी पड़ेगी ऑफ 3/4 लेट आउट प्रॉपर्टी। तो 40,000 का 3/4 कितना हो जाएगा सर 30,000। मतलब कैलकुलेशन आप नॉर्मल ना करके म्युनिसिपल वैल्यू या फिर म्युनिसिपल जो आपने वैल्यू निकाली थी, ठीक है, 50,000 का 3/4, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट का 40,000 का 3/4, और उसके बाद क्या होगा 1/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो 40,000 का 1/4 म्युनिसिपल वैल्यू का 50,000 का 1/4, फिर स्टैंडर्ड रेंट का 1/4। मतलब सर आपको हर चीज को प्रपोर्शन करना होगा, ये कहने का मतलब है। सर समझ गए, ओके, लिख लो इसको फटाफट। अच्छा मैंने ऊपर वाला लिखने का टाइम दिया था, आई थिंक मैंने अभी तक आपको मैंने लिखा कहाँ पे यार, अच्छा मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, नहीं मुझे यहाँ लिखना था। कोई नहीं, बाकी एग्जाम्पल है, लिख लो इसको, फिर मैं आपको बुक में से मार्क करा देता हूँ मैंने क्या बताया। लिख लो आप, एक एरिया वाइज हो गया, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइम वाइज। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ। भाई क्वेश्चन की चिंता मत करो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप ऐसा क्वेश्चन आएगा, वी विल डिस्कस। ठीक है जी, ओके सर, ये तो एरिया वाइज था। यस सर, हमें अब आप बता दो टाइम वाइज में क्या होगा। जैसे ये अभी श्रीमती वाला जो क्वेश्चन था वो टाइम वाइज में था, कितने महीने ये रहा उतने महीने वो रहा, तब क्या क्या करेंगे हम। लिखो यहाँ पे, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज, if property is let out for some period,
आपने ना कुछ महीने के लिए इसको किराए पे दिया था। जो अभी श्रीमती वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, वो इसी के ऊपर था। इज लेट आउट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम and self occupied and self occupied some period of time, let out for some period of time and self occupied for remaining period. Of time. Then such property is treated as let out property. तो आप उसको एक लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानेंगे ओनली इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट इवन फॉर 1 day, then also property is treated as लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अगर एक दिन के लिए भी आपने किराए पे दिया है तो उसे लेट आउट ही मानेंगे। लेट आउट है ना, तो लेट आउट ही मानेंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो रह रहा था मैं, ये हो ना, लेट आउट मतलब लेट आउट। तो सारे लेट आउट वाले रूल ही उसके ऊपर अप्लाई होंगे। लिख लो मेरा मुन्ना, फिर हम आगे बात करते हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15। ओके डन, ओके डन। अब श्रीमती वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसकी वजह से सारे क्वेश्चंस मेरे डिस्कशन के पॉइंट बने। आइए सर, ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 9 जो अभी मैंने आपको लिखवाया है। लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन or any part of property which is let out shall be computed separately under the let out property category and the other portion or part which is self occupied shall be computed under the self occupied property। मतलब क्या रहा है, proportion basis पे आप इसको डिवाइड कर दो। now there is no need to treat the whole property as single unit। आप पूरी यूनिट को ना सिंगल मानो ही मत, जितना पोर्शन अलग है उसको अलग कर दो और जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको अलग कर दो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट इफ नॉट गिवन सेपरेटली शैल बी अपोर्शनड बिटवीन। आप उसको ना बांट दो लेट आउट प्रोपोर्शन और सेल्फाइड प्रोपोर्शन के बीच में, कि उनका बिल्डअप एरिया क्या है, उनका प्लिंथेड एरिया क्या है, कुछ भी फ्लोर कैन से है। प्रॉपर्टी टैक्स इफ गिवन इन कंसोलिडेशन बेसिस कैन बी बाइफर्केटेड और एट्रीब्यूटेड। कह रहा है अगर प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया हुआ है तो उसको भी आप बाइफर्केट कर लेना। ओके पहले श्रीमती वाला क्वेश्चन करवा दूं जिसकी वजह से कहानी चालू हुई, फिर आगे बात करेंगे। जी श्रीमती जी, ओके लक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो भैया तुमने खुद से यूज किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया और क्या किया, लेट आउट भी किया। तो अगर एक दिन भी लेट आउट है तो हम उसको लेट आउट ही मानेंगे। एक दिन भी लेट आउट है तो हम उसे लेट आउट ही मानेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब ये दिमाग में आना चाहिए, एक दिन के लिए भी लेट आउट है तो लेट आउट ही मानेंगे। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड। भाई नवंबर और दिसंबर के लिए रियलाइज नहीं हुआ था।
और टेनेंट अब तक अप टू कहाँ तक रह के गया है, दिसंबर तो रह के गया था, नंबर ऑफ दिसंबर रिलाइज, तो अनरिलाइज रेंट को हम लेस कर देंगे। कुड नॉट बी रिलाइज स्प्लाइट ऑफ ऑनर्स एफर्ट, ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 आर सेटिस्फाइड। तो भैया ये जो तुम 450 बोल रहे हो 9 मंथ का, इसमें से ही 1 लाख लेस कर दो, क्यों, क्योंकि उसको रिलाइज नहीं हुआ है 850, ठीक है। सी पेड म्यूनसिपल वैल्यू 12% ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन आगे सर 12% ऑफ व्हाट, तो 12% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, ये हमने म्यूनसिपल वैल्यू कॉन्सेप्ट में लिखा था। सी पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या 25 अलाउ होता है, हाँ, अप टू 30,000 अलाउ होता है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, और लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं। तो सर इन्होंने एनएवी निकाले सर 420, सर कैसे आया सर, लिखा है जेबी इज अ हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट। सर ये कितना आया था 3,50,000, 350 आया था, ओके। तो 350 कैसे आ रहा था सर 350, अरे यार 50,000 मल्टीप्लाई में 9 कितना आ रहा था 4,50,000, जिसमें से आपको 2 मंथ का रेंट रिसीव नहीं हुआ एक्चुअल रेंट में, तो ये कितना हो गया सर 3,50,000। तो 350 और एक्सपेक्टेड रेंट दिस इज 480, तो हमने क्या पिक किया जेबी 480। तो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय द ऑनर 12% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू दिस इज 60,000, और एनएबी पे 30% आपको डिडक्शन मिल गया, इंटरेस्ट है 25,000, दिस इज योर आंसर। तो सारा गेम बस एक बात का था, किस बात का, कि अगर आप लेट आउट कर रहे हो एक दिन के लिए भी तो हम उसे लेट आउट ही मानेंगे, ओके, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बाकी ये क्वेश्चन है महेश, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस चाहिए हमें। इसके साथ सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है 10, आइए सर 10 को देख लेते हैं। लिखा है प्रेमलाल, आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ओके, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज को समझो कि देखो यार, प्रैक्टिस तो 100% ही करनी पड़ेगी और दर्द को उठाना पड़ेगा। आप सोचते हो कि थोड़ी सी मेहनत कर ली आज, थोड़ी सी मेहनत कर ली कल, अटेम्प्ट लग जाएगा। हमें टुकड़ों में नहीं जीना है, हमें खुल के जीना है। मेहनत कर रहे हो 100% करो, सैक्रिफाइस कर रहे हो 100% करो, रिजल्ट आ रहा है 100% आना चाहिए। ये मत कहना खुद से और समय से कि मुझे मौका नहीं मिला। मौका मिला है इसलिए आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं, मौका अगर ऊपर वाले ने नहीं दिया होता तो शायद लाइफ में तुम ये पढ़ाई कर भी नहीं पाते। खुद सोचो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में गिनती के कुछ लोग सीए करते हैं, कुछ लोग को सीए की फुल फॉर्म तक नहीं पता है, वो ग्रेजुएशन तक करके फिर अपनी नौकरी पे लग जाते हैं। अगर तुम इस फील्ड में हो तो गॉड ने तुम्हें चुना है इसके लिए, तब तुम हो। सर पास नहीं कर पा रहे, इसका एक ही रीज़न है कि तुम अभ्यास नहीं कर पा रहे। अभ्यास कर तो अपने आप पास कर जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 9 to 10 क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं आज। ये क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद मम्मी कसम खाना, तुम्हारे पास बुक नहीं है तो मुझे नहीं पता तुम कैसे पढ़ रहे हो, लेकिन जिन्होंने बुक्स बाई की है, नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए बाई कीजिए। आज ये 10 क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन उठ के आ जाए, सो काइंडली डोंट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। इस बार तुम्हें, अब तक ये होता था कि सर फास्ट ट्रैक से पढ़े थे इसलिए पास नहीं हुए, सर फुल ट्रैक खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए फेल हो गए। इस बार मैं पूरा मौका दे रहा हूँ, पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ, अब एक्सक्यूज मत देना, रिजल्ट 100%। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जाके दिल से बोलेगा सर पूरी जान लगानी है, सी रिजल्ट लाना है, पूरी जान लगाऊंगा सी रिजल्ट लाऊंगा, अपना 100% एफर्ट दूंगा, सी रिजल्ट लाऊंगा। और मेरी गुरु दक्षिणा मुझे कुछ देना चाहते हैं आप सभी, तो आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, एक थैंक यू भी लिख दोगे ना, मेरे लिए उतना काफ़ी है। सारे क्वेश्चंस की रिटर प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टडी मैट है तो उससे कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन स्टडी मैट से पिक हैं। स्टडी मैट नहीं है तो मेरी बुक बाय कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह भी समराइज फॉर्म में, तो तुम्हें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी अगर तुम बोथ ग्रुप कर रहे हो या फिर 30 to 40 डेज में इनकम टैक्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। प्रेमलाल ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी इन मद्रास, ओके, मद्रास। आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 2/3 पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओके, यानी 1/3 लेट आउट है, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 1/3 पोर्शन वाज लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, ओके, तो 1/3 पे एनएवी तक तो कुछ मिलेगा ही नहीं, एनएवी 30% जीरो, अगर कोई इंटरेस्ट तो प्रपोर्शन होगा, वरना बाकी सब हमारा कहाँ चला जाएगा, लेट आउट वाले में। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 3 लाख, फेयर रेंट इज 270, तो 3 लाख और 270 विच एवर इज हायर 3 लाख, एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 330, तो 3 लाख और 330 विच एवर इज लोअर
3 लाख. He paid municipal taxes 10% of municipal value. तो municipal value is 3 lakh, 10% of municipal value is 30,000. Okay. A loan of 25 lakh was taken by him during the 2019 for acquiring a property. Interest on loan paid during the previous year is 1,20,000. Compute Premlal's income from the house property 2024-25. Okay. प्रेमलाल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है हमें. तो देखो यार हमने क्या क्या प्रोपोर्शन कर लिया. एक तरफ हम दिखा रहे हैं यूनिट 2 लेट आउट प्रॉपर्टी और एक तरफ हम दिखा रहे हैं यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सर क्यों? दोनों को अलग अलग हमें करना होगा. कैसे करेंगे? तो देखो यार अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है यूनिट 2 1/3 एरिया इज लेट आउट. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है एनएवी तक तो नील ही आएगा. एनएवी का 30% नील हो जाएगा. इंटरेस्ट है तो बाइफर्केशन हो जाएगा. तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? 120. 120 का 2/3 ले लो आप. 2/3 कितना हो गया सर? 80,000. तो सर कितना अलाउ है सर? अप टू 2 लाख हम क्लेम कर सकते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी 2 लाख तक होता है क्लेम और रिपेयर और रिनोवेशन के लिए तो 30,000 तक. तो 2 लाख तक होता है. यहाँ पे सिर्फ 80,000 है. क्या क्लेम कर सकते हैं? यस क्लेम कर सकते हैं. कितना सर? 80,000. अब सर लेट आउट. अब लेट आउट में सबका 1/3 1/3 1/3 कर दो. 330 का 1/3 110. ठीक है. म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख 1/3 1 लाख 1/3 90,000 270 का. तो ये आपका आ गया MV दैट इज म्युनिसिपल वैल्यूज एंड फेयर रेंट विच एवर इज द हायर और इज ER और ER को हम किससे कंपेयर करते हैं? SR से. तो वी हैव 1 लाख. ओके एज अ 1/3. 3 लाख का 1/3 कितना होता है? 1 लाख. हमने भी ऊपर बात कर ली थी तो हमने बस क्या था 1/3 नहीं किया था वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया. अब आपका एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड इज 8,000 मल्टीप्लाई में 12 इज 96,000. तो JB क्या होगा? विच इज हायर. तो 1 लाख आपका आंसर आ गया. ठीक है. फिर हमने म्युनिसिपल वैल्यू का 1/3 लिया. क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शन में बांटना था. तो ये आ गया 10,000. नाउ दिस इज योर 90,000. 30% ऑफ NAV इज 27,000 एंड 1 लाख 20,000 का 1/3 इज 40,000. दिस इज 60,000 67,000. और इनकम फ्रॉम यूनिट 2 लेट आउट में कितना आ गया सर? 23,000. तो 80,000 का माइनस है नेगेटिव फिगर, 20,000 का प्लस फिगर है. तो 57,000 का आपको लॉस हो गया जो कि फ्यूचर में तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. एक चैप्टर आएगा कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वहाँ में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अल्टरनेटिव मैंने आपको डिस्कस किया था उसी तरीके से आप जवाब दे सकते हो. ओके तो इसी के साथ यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया. एक कॉन्सेप्ट रह गया को एंड प्रॉपर्टी का, कॉर्नर्स का, और एक रह गया कंपोजिट रेंट. थोड़ा सा मुझे उस पर डिस्कस करना है. फिर ऐसा डीम्ड ऑनरशिप. इसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाता है. उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है स्टडी मैट के, हम वो थोड़े से डिस्कस करेंगे. बाकी आपका होमवर्क रहेगा. मेरी साइड से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए. 2-3 कॉन्सेप्ट और सिखाने, उसके बाद मेरा काम पूरा. ठीक है. अब मेरे दोस्त हमारी बारी है रिवीजन की. आइए हम अपने नोट्स पे चलते हैं. नोट्स से मैं ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड कर लेता हूँ. जैसे हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसकी प्लेलिस्ट और रिवीजन ऑडियो दोनों शेयर कर दूंगा. टुकड़ों में मत जीना दोस्त, खुल के जियो, खुल के मेहनत करो और इस बार अपना रिजल्ट 100% लो. ठीक है. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आज. एक सेकेंड या फैन ऑफ कर दूं ताकि ऑडियो की रिकॉर्डिंग अच्छी हो. फ़ोन फ्लाइट मोड पे और वॉइस रिकॉर्डिंग. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी. दोस्तों हम कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन. दिस इज पार्ट 3 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रिवीजन. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन फ्रॉम अनरिलाइज्ड रेंट. सर अनरिलाइज्ड रेंट क्या होता है? एज पर सेक्शन 25A इट इज ट्रीटेड एज अ बैड डेब्ट. ठीक है सर. और ये कौन सा रेंट है? ये वो रेंट है जो कि आप रियलाइज नहीं कर पाए. इसको हम बैड डेब्ट की तरह ट्रीट करते हैं. लेकिन बैड डेब्ट की तरह ट्रीट करने के लिए 4 कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी एज पर द रूल 4. रूल 4 कहता है कि टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए और मालिक ने पैसा वापस लेने के लिए पूरा बंदोबस्त किया, पूरी कोशिश की. टेनेंट शुड हैव वैकेटेड सच हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. उसने आपका घर खाली कर दिया. ऐसा ना हो कि एक घर खाली किया दूसरे में जाके वो ऑक्यूपाई कर रहा हो. तो आपको पैसा उसको आपको डायरेक्ट उसको बोलना है पैसा दे वरना घर जा. ठीक है. घर खाली कर. दूसरा कैसा है? सच टेनेंट्स शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी एट सेम एसएससी. ऐसा ना हो कि एक घर से आपने निकाला दूसरा घर दे दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. रीजनेबल स्टेप शुड बी टेकन
जो भी स्टेप हो सकते थे, कहते हैं साम दाम दंड भेद, मैंने सारी कोशिश की लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ। इसी में कॉन्सेप्ट आता है सर एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट क्या होता है कि रेंट अंडर डिस्प्यूट, जैसा आपने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कहा था 12,000, हमने कहा था हर साल रेंट बढ़ाएंगे, अगले साल हमने कहा 15,000 दे दो, लेकिन उसने नहीं दिया। दिस इज एरियर ऑफ रेंट। क्वेश्चन है सर क्या हम असेसी नहीं हैं या फ्यूचर में ये जो हम बैड डेप्ट मान रहे हैं अगर ये रिकवर हो गया तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, रिकवर हो गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर मेरे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोई बात नहीं, वी विल एज्यूम दैट यू अर्न द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर आपको इनकम मिल गई, सर टैक्स कब लगेगा? जिस साल में आपको इनकम मिलेगी उस साल में। सर जो भी अमाउंट टैक्स का मिला, लेट्स सपोज 70,000 तुमको मिले, 30% लेस कर दो, एज अ हमने रूल पढ़ा था 24A की जो भी इनकम आएगी हम 30% का डिडक्शन देंगे, वो लेस कर दो, जो अमाउंट आ गया वो टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सर पार्टली लेट आउट, एरिया वाइज एंड टाइम वाइज। टाइम वाइज बहुत आसान है, आप अगर एक दिन के लिए भी घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे या फिर प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी लेट आउट रही तो हम उसको डीम टू बी लेट आउट ही मानेंगे। हम ये नहीं जानते कि तुम उसमें 1 महीने रहे, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, तुमने एक दिन के लिए भी लेट आउट किया तो लेट आउट के सारे प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। सर एरिया वाइज में क्या है? एरिया वाइज में प्रोपोर्शन कर देना। लेट्स सपोज 3 फ्लोर है तो 3 फ्लोर को आपको डिवाइड कर देना है। आपके 2 लेट आउट है, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 1/3 क्या हो जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 2/3 क्या हो जाएगा? लेट आउट। सर हमारी 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 75% लेट आउट है, तो 75% पे फॉर्मूला लगा दो लेट आउट वाला, 25 पे लगा दो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। सिंपल सी बात, प्रोपोर्शन बेसिस आपको चलना होगा। इसके बाद हमने यहीं तक रिवीजन किया है। इसके बाद हमने 10 क्वेश्चंस किए थे बैक टू बैक क्लास के अंदर। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में तो ये सारे क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में करना और मुझे व्हाट्सअप पे जरूर भेजना 9357199404 पे। इसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और हाउस प्रॉपर्टी हमारा हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, ढंग से पढ़ लीजिएगा। कभी ज़िंदगी में मेरी याद आए तो मुझे थैंक्स कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर 9357199404। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है सर, 3 मिनट्स में आपका रिवीजन हो गया 1 आवर के लेक्चर का। और क्या चाहिए? विद इन 10 to 15 मिनट्स 4 ऑडियो कंपाइल कर दो तो आपका चैप्टर रिवाइज जाता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है दी एंड हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शायद कैपिटल गेन या अदर सोर्स। आप बता देना कमेंट बॉक्स में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।